क्या महिलाओं का मासिक धर्म अपवित्र है? आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल अनहोली है? इज मेंस्ट्रुअल साइकिल अनहोली? नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। पिछले कुछ दिनों अरुणाचल प्रदेश में एक विधायक ने विधानसभा में महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर एक बिल पेश किया था। हालांकि यह बिल पास तो नहीं हो पाया, पर इसमें चर्चा काफी हुई थी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। निनोंग इरिंग साहब ने इस बिल को पेश किया था। इस बिल में प्रस्ताव था कि महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान उन्हें सरकारी कामों से कुछ राहत मिले। इस पर एक सज्जन की टिप्पणी काफी दिलचस्प रही और चर्चे में भी रहे। जिसका मेंस होता है वो घोर से किचन से दूर में सोना पड़ता है, और हम लोग इसी मिली में ये तो हम लोग बोलने में तो ये एक थोड़ा एक लेटरा चीज है यार। इसी मिली होली जगह में इसको नहीं बोला जाना चाहिए, ये एक होली प्लेस है। पर मैं अपनी निजी तौर पर इस सज्जन की बातों से ना हैरान हूं और ना इन्हें गलत ठहराता हूं। दरअसल ये तो सच कह रहे हैं। ये समाज का वो आईना दिखा रहे हैं जो हमारे पास है। हमारे समाज में यही मानसिकता तो पनपती है। महिलाओं के साथ भेदभाव का यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है। पर क्या यह सोच ठीक है? इस विषय पर मैंने अपने 55th वीडियो टेब्यूज इन ट्राइबल वर्ल्ड में विस्तार से बात की है। उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। हम अक्सर अपने समाज की सीख के साथ बड़े होते हैं। मुझे भी बचपन में यही बातें सिखाई गई थी कि महिलाओं में जो मासिक धर्म है वो अपवित्र है। जब माँ बहन इस धर्म से गुजर रही होती है तो हमें इनसे दूर रहनी चाहिए। और क्योंकि मैं भी इसी ट्राइबल समाज का हिस्सा हूं तो बहुत बार इस बात को मानते हुए मैंने इस पर अमल भी किया है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और सारी चीजें खुद समझने लगा तो इस बात की मान्यता मेरे लिए कम होने लगी। मैंने कई दफा बड़ों से इस विषय में तर्क भी किया है, लेकिन इवेंचुअली मुझे हारना पड़ा क्योंकि मैं छोटा हूं और हमारे भारतीय समाज में बड़ों से तर्क करना कई मौकों में बदतमीजी मानी जाती है और मैं अपने ऊपर बदतमीजी का दाग नहीं लेना चाहता था। लेकिन जहां तक मैंने इस चीज को समझा है और जाना है, ये बहुत ही एक मिसअंडरस्टूड इशू है और इसके इफेक्ट को कई मायनों में गलत तरीके से पेश किया गया है। इसे एक अभिशाप भी माना गया है, अभिशाप की तरह देखा गया है। दरअसल फीमेल में मेंस्ट्रुअल पीरियड एक ब्लेसिंग है जिसके कारण पूरी सृष्टि चलती है। वो कैसे अभिशाप हो सकता है? वो कैसे अनहोली हो सकता है, पवित्र हो सकता है? वैसे मुझे पता है हम इस प्रक्रिया से वाकिफ हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जानते हुए भी चीजों को कंफ्यूजन में रहते हैं। अब इसी बात को लेकर मैंने मेंस्ट्रुअल पीरियड पर एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाई है, तो चलिए जरा उसे देखते हैं। तो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने 28 डेज में डिवाइड किया है। तो हो सकता है किसी महिला का सिर्फ 21 डेज में खत्म हो, या हो सकता है किसी का 35 डेज भी लगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड नंबर पे हमने 28 डेज ही माना है। तो इस डायग्राम के दौरान, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते दौरान ये सारी साइकिल हम कवर करेंगे। तो 3 फेजेस में इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है मेंसेस फेज, उसके बाद आता है आपका फॉलिकुलर फेज, फिर आपका आता है लुटेल फेज। तो ये सारी फेजेस हैं जहां पर महिलाएं एक्चुअली अपने शरीर को प्रेगनेंसी के लिए महीने में तैयार करती हैं और उसी के दौरान ये मासिक धर्म होता है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये महिला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसका एक्चुअली स्ट्रक्चर इस तरह से बहुत खूबसूरत डिजाइन इस तरह से होता है, लेकिन क्योंकि मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी है, समझने के लिए काफ़ी है। ये जो आप देख रहे हैं बच्चादानी है और ये जो आप देख रहे हैं ये ओवरीज है। बच्चादानी में बच्चा पलता है, ओवरी में आपके फॉलिकल्स होते हैं, वहाँ से अंडे पैदा होते हैं और ये फेलोपियन ट्यूब है जो यूटेरस को ओवरी से कनेक्ट करता है और यही से अंडे ट्रैवल करता है और यहीं पर अंडे और स्पर्म मिलकर वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो दिस इज वेजिना एंड ये जो सारा खेल है ये कुछ नहीं, ये हार्मोन का खेल है। और इस बात को हमें समझना है कि महिलाएं जिनका मेंसेस होता है, जिनकी मेंसेस होती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड महिला का 8 साल से शुरू हो सकता है, किसी की 8 साल की उम्र में शुरू हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो 12 साल की उम्र में शुरू हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 16 साल तक उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाए। सो इट डिपेंड्स ऑन अगेन फिजियोलॉजी एंड द पर्सन। तो हम ऐसा मानेंगे कि 12-13 साल की उम्र में ही यूजुअली कॉमनली ये शुरू होता है। तो ब्लीडिंग का जो फर्स्ट दिन है उसे हम मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन मानेंगे। अब अगेन देखिए, मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो ब्लीडिंग फेज है
उसमें जो मेंसेस फेज है ये 5 दिन का एवरेज लिया गया है, लेकिन हो सकता है कि किसी किसी के 2 या 3 दिन में भी खत्म हो या किसी के 7 दिन में खत्म हो सकता है, बट ऑन एवरेज दिस इज टेकन टू बी 5 डे फॉर एक्सप्लेनेशन हियर। 5 डेज में ये खत्म हो जाएगा। तो 6 डे में मेंसेस फेज के बाद, मेंसेस फेज के दौरान 5 दिन तक ब्लीडिंग होने के बाद आपके 6th डे में और एक फेज शुरू होता है जिसका नाम है फॉलिकुलर फेज। अब जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि ये सब कुछ नहीं, हार्मोन का खेल है। अब ये ब्लीडिंग क्यों होता है इसे सबसे पहले समझते हैं। एक्चुअली महिलाएं जो है वे हर महीने बच्चा देने के लिए अपने शरीर को तैयार करती हैं। ऑटोमेटिकली महिलाओं के शरीर एक प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को तैयार करती हैं। उसके लिए बच्चों के लिए ये जो फिटस है उसके लिए घर बनाया जाता है यूटेरस में। अब प्रेगनेंसी अगर ऑकर नहीं होती, इफ प्रेगनेंसी डज नॉट टेक प्लेस, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो महिलाओं के शरीर है उससे वो सारी तैयारियां जो घर बच्चों के लिए बना था, जो घर बच्चे के लिए बना था, फिटस के लिए बना था, वो खून के जरिए टूटकर शरीर से बाहर आ जाता है। वही ब्लीडिंग के रूप में हमें दिखाई देता है और उसी को हम मेंसेस फेज कहते हैं। और उसके बाद अब 6th डे में शरीर अपने आप को फिर से तैयार करने लग जाता है और फिर 28 डे में अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ फिर खून के जरिए वो बाहर आ जाता है। तो समझते हैं 5th डे जहां ब्लीडिंग खत्म हुई, उसके बाद 6th डे में एक सिग्नल, एक हार्मोन आता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो ब्रेन में रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से एक हार्मोन निकल के आता है। अब ओवरी के अंदर अंडा देने वाला एक स्ट्रक्चर जिसे फॉलिकल्स कहते हैं। अब उस फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जैसे कि यहां पे FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस कम्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन आता है सो ओवरी के जो फॉलिकल्स हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं। अब उसको स्टिमुलेट करने का मतलब है कि उसके ग्रोथ को हेल्प करता है। अब वो 6th डे में शुरू होता है, फिर 10 और 14 डेज के बीच, मतलब 6 डे से लेकर 10th और 14th डे के बीच फॉलिकल इतना बड़ा हो जाता है कि वहां से एक मैच्योर अंडा पैदा हो जाता है। अब मैच्योर अंडा बाहर निकलने के लिए ब्रेन फिर से फॉलिकल को, जो हमारे ये फॉलिकल्स हैं, उसे सिग्नल देने के लिए और अंडे को बाहर निकालने के लिए और एक हार्मोन भेजता है जिसे हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और वो 14th डे में फॉलिकल से अंडा निकल कर आता है। अब देखिए हमारा शरीर कितना समझदार है, महिलाओं के शरीर खास करके, क्योंकि महिलाएं भी समझदार होती हैं ऐसे हम मानते हैं, क्योंकि दे आर वेरी ग्रेसफुल। तो देखिए अभी महिलाओं के शरीर इतने समझदार है, उनसे भी ज्यादा समझदार हैं। कैसे? अब यहाँ जो ओवरीज हैं, इन ओवरीज को जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिग्नल देता है और फॉलिकल जब बढ़ने लगता है तो ओवरी को यह बात समझ में आ जाती है कि अब हमें अंडा पैदा करना है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा और फिर फिटस को यहां पर यूटेरस में, बच्चेदानी में, वूम में इंप्लांट करना है। अब क्योंकि यूटेरस में इंप्लांट करना है तो यूटेरस में एक घर बनाना होता है, तो उस घर को तैयार करने के लिए ओवरी, नॉट पिट्यूटरी ग्लैंड, अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजता है फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के लिए ताकि अंडा पैदा हो जाए। तो उस अंडे के घर के लिए हमारे जो ओवरी है, महिलाओं के जो ओवरी है, वो ओवरी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। और इस एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है कि यूटेरस में जाकर जो अंडा आने वाला है उसके लिए घर तैयार करना। मतलब बेसिकली जो यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है उसको वो थिकन कर देता है, यूटेरस को थिकन कर देता है ताकि अंडा जब आ जाए यहां पर तो फिर बड़े आराम से इंप्लांट हो जाए। अगर वो फर्टिलाइज होता है तो बड़े आराम से यहां इंप्लांट हो जाए। सो एस्ट्रोजन जाकर घर बनाने लगता है। अब जैसे कि मैंने कहा 10th और 14th डे में फॉलिकल मैच्योर होने के बाद एक मैच्योर्ड ओवम, एग जो है, एक अंडा जो है वहां से पैदा हो जाता है। अब अंडा जैसे ओवरी से निकल जाता है, ओवरी फिर चौकन्ना हो जाता है, फिर ओवरी एक अलग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कहते हैं कॉर्पस लूटियम। अब उस कॉर्पस लूटियम से भी और एक हार्मोन निकल कर आता है जो एस्ट्रोजन को हेल्प करने यहां पहुंच जाता है। मतलब एक भाई को ओवरी ने भेजा है, देखो वहां पे अभी अंडा आने वाला है, एस्ट्रोजन तुम जाकर या एंडोमेट्रियम को थिकन करो, मतलब कि यूटेरस में तुम जाकर बच्चे के लिए, अंडे के लिए घर बना के। अब ओवरी को लगता है कि मैंने एस्ट्रोजन को भेज दिया है, उसके बाद अब यहाँ प्रोजेस्टेरोन को भी मैं भेज देती हूँ ताकि एस्ट्रोजन का थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। अब उसे भेजने के लिए ओवरी जो है अपने आप को कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट कर लेता है अंडे निकलने के बाद।
अब कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन वहां से एक हार्मोन निकल कर आता है और वो हार्मोन जाकर एस्ट्रोजन को हेल्प करता है क्या में, बच्चेदानी के लिए, घर बनाने में। और बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं कि एंडोमेट्रियम को थिकन करने के बाद उसे मेंटेन करके रखते हैं। अब वो इंतजार करते हैं कब आएंगे वो बच्चे, है ना, कब आएगा अंडा, कब आएगा यहाँ पे, कब आएगा और कब फर्टिलाइज होगा, कब इंप्लांट होगा यहाँ पे। तो वो वहां इंतजार करके इसे मेंटेन करके रखते हैं, एंडोमेट्रियम के थिकनेस को मेंटेन करके रखते हैं। अब उसके बाद, अब मैंने जैसे कि पहले बताया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण 14th डे में एक मैच्योर्ड अंडा निकल के आ जाता है और 15th डे से ये ट्रैवल करना शुरू कर देता है। कहां से? ओवरी से ट्रैवल करना शुरू कर देता है यूटेरस की ओर। और ये बात बहुत जरूरी है याद रखना कि जो अंडा है उसकी लाइफ जो स्पैन है वो सिर्फ 12 to 24 आवर्स का रहता है, मतलब 24 घंटे के अंदर इसे फर्टिलाइज होना पड़ेगा। मतलब स्पर्म को यूजुअली जाकर, जनरली फैलोपियन ट्यूब में ही जाकर आपके अंडे को फर्टिलाइज करना पड़ता है। और अगर 24 घंटे के अंदर स्पर्म एग से नहीं मिल पाता तो अंडा मर जाता है। तो अब 15th डे में ये ट्रैवल करना शुरू करता है टुवर्ड्स यूटेरस थ्रू फैलोपियन ट्यूब। ओके, उसके बाद इसके दो फेट हो सकते हैं। अगर अंडा फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर ऑफ कोर्स इंप्लांटेशन होगा, बच्चा यहां पढ़ने लग जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्पर्म अगर उस अंडे को नहीं मिलता है तो वो अंडा मर जाता है, मतलब यहां पर इंप्लांटेशन नहीं होगा। अगर इंप्लांटेशन नहीं होगा तो शरीर, महिलाओं के शरीर समझ जाता है, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये समझ जाता है कि अब यहां पर इंप्लांटेशन नहीं हुआ है तो इस घर को बनाए रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और उसी के साथ मे बी फ्रॉम 17 to 18th डे धीरे धीरे जो मेंटेनेंस इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, धीरे धीरे उसकी लेवल जो है कम होने लग जाती है। और 28 डे तक, क्योंकि इसको मेंटेन नहीं किया गया है, यूटेरस में जो एंडोमेट्रियम थिकन हो गया था वो ऑटोमेटिकली टूट जाता है। मतलब बच्चे के लिए जो घर बनाया गया था वो बच्चे वहां नहीं आने के कारण वो घर टूट जाता है। और वही घर, ये सारी तैयारियां ही फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग के साथ पूरे अपने शरीर से, महिलाओं के शरीर से बाहर निकलकर चला आता है। इसमें आपके पोटेशियम रहते हैं, कैल्शियम रहते हैं और कई तरह की चीजें हैं। यहाँ पर जो मरे हुए अंडे हैं, अगर स्पर्म गया हो और फर्टिलाइज नहीं हुआ हो तो यहाँ पर आपके जो स्पर्म है वो भी साथ में बाहर आ जाता है। अब पर एजाकुलेशन, एक मेल जो है पर एजाकुलेशन 200 मिलियन to 500 मिलियन स्पर्म्स एक एजाकुलेशन में वे प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद ये जब वेजिना के अंदर जाता है वहां से सिर्फ एक ही स्पर्म और एक अंडे को ये फ्यूज करते हैं, मतलब फर्टिलाइज कर देते हैं, मतलब बच्चा वहीं से बनता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्पर्म एक अंडे को फर्टिलाइज करता है और वो अंडा फिर से डिवाइड हो जाता है। अब तब एक आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होते हैं जो जिनकी शक्लें मिलती हैं, राम और श्याम की तरह, सीता और गीता की तरह। अब वही उनकी शक्लें मिलेंगी, कैरेक्टर्स मिलेंगे, उनके डीएनए भी मैच होंगे बहुत ज्यादा। और जब यूटेरस में कभी कभी होता है कि ओकेजनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ओवरी है वो 2 अंडे पैदा कर लेते हैं। 2 अंडे अगर पैदा करते हैं तो यहां से 2 स्पर्म 2 अलग अलग अंडों को वे फ्यूज कर जाते हैं। उस वक्त 2 जो फ्रेटर्नल ट्विंस है, जो 2 बच्चे जिनकी शक्लें नहीं मिलती, इसे डाइजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस को मोनोजाइगोटिक कहते हैं और जो फ्रेटर्नल ट्विंस है उन्हें डाइजाइगोटिक भी कहते हैं। मतलब 2 अंडों को 2 स्पर्म ने फर्टिलाइज किया। तो ऐसे ट्विंस की शक्लें नहीं मिलती, उनकी जो जितनी भी सिमिलरिटी है वो नहीं होती, लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस है उनकी शक्लें मिलती, सिमिलरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आपने भी देखा होगा कि जुड़वे हैं लेकिन किसी की शक्लें नहीं मिलती, और जुड़वे हैं एकदम हूबहू एक दूसरे के आईने होते हैं। सो दिस इज द केस। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक ही अंडा पैदा होता है, लेकिन कभी कभी 2 अंडे भी पैदा हो जाते हैं और एक अंडा को सिर्फ एक स्पर्म फ्यूज कर सकता है और एक स्पर्म से मुलाकात करने के बाद वो अंडा अपने आप को इस तरह तैयार कर लेता है कि अभी दूसरा स्पर्म उसके साथ फ्यूज नहीं कर पाएगा। सो वो कंसेप्ट जो है आइडेंटिकल ट्विंस का वही है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये सारा सिस्टम जो है सिर्फ और सिर्फ हार्मोन का खेल है और ये सिस्टम जो है बच्चे
पैदा करने की जो प्रक्रिया है महिलाओं में, उसी को निभाने के लिए ये जो साइकिल है उसे निभाया जाता है। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जैसे कि आपने देखा किस तरह से मेंस्ट्रुअल पीरियड हमारे अस्तित्व को जिंदा रखता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान जो खून निकल कर आता है ना, उसमें पोटेशियम और कैल्शियम जैसी चीजें रहती हैं, और ये देखा गया है कि ये चीजें प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करती हैं। मतलब पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा है, आप डालेंगे पेड़ पौधे बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। स्टडीज में यह भी पाया गया है कि इंसानी जख्म को ठीक करने में मेंस्ट्रुअल ब्लड प्लाज्मा नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा से ज्यादा सक्रिय है। इसके चलते अब इसके स्टेम सेल्स पॉसिबिलिटी पर भी रिसर्च हो रही है। तो हम सिर्फ क्यों इस चीजों को एक टेब्यू की तरह बना के रखे हुए हैं। समाज में देखिए मान्यता का होना बहुत जरूरी है, पर उस मान्यता का क्या करेंगे जो भेदभाव पैदा करें। आज महिलाएं कई ऐसे काम कर रही हैं जो कभी सिर्फ मर्दों के समझे जाते थे। आज ट्रेन चला रही हैं, प्लेन उड़ा रही हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं। यह बात हो रही है कि एटीएम की लाइंस में प्रायोरिटी मांगती हैं। हम लड़के घंटों खड़े रहते हैं और लड़कियां आकर आराम से अपना पैसा सेकंड्स में एटीएम बूथ से निकाल कर चली जाती हैं। बाकी राज्यों में ये होता है या पता नहीं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में तो ये बहुत ज्यादा होता है, हम सबको माननी पड़ेगी। पर इस बात का हम बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि हम अपनी माँ बहनों की बहुत इज्जत करते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस राज्य में जितनी हम अपनी माँ बहनों की इज्जत करते हैं शायद ही किसी राज्य में करते हों। पर हर समाज की तरह हमें भी खामियां हैं, और ये शायद इग्नोरेंस की वजह से है। हमें इसी इग्नोरेंस को खत्म करना है, दूर करना है। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ मेरे हिसाब में कुछ कुप्रथाओं पर से पर्दा उठाना है, ना ही किसी व्यक्ति या समाज या उसकी सोच या विश्वास पर ठेस पहुंचाना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर पसंद किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी, और अगर चैनल में नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।